एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 10। तो आज ये इसके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके आगे हम और प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें इसके मॉडरेट और थोड़े टिपिकल से क्वेश्चंस लेंगे। बाकी सेट्स जो हैं मेरे पास और भी बुक्स हैं, तो उन सब से मिक्स करके बनाए वो जो आगे के सेट होंगे वो उन सब से मिक्स करके होंगे, क्या ताकि क्योंकि केवल अगर जैसे हमने ये वाला सेट लिया था तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हो जाते हैं और कुछ नॉर्मल होते सही हैं। तो जो बहुत ईजी होंगे उसमें उन क्वेश्चंस को नहीं लिया जाएगा, जो मॉडरेट और हार्ड होंगे केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर ओडोमीटर जो होता है वो क्या बताता है? ईंधन को, दूरी को, गंध या चाल को। तो हमें पता है कि ओडोमीटर है तो ईंधन या गंध से तो इसका कोई रिलेशन होगा नहीं, या तो अब दूरी से रिलेटेड होगा या चाल से। इसी में ही कंफ्यूजन होती है हमेशा। तो जो ओडोमीटर होता है वो किसको बताता है? दूरी को। ऐसे याद रख सकते हैं ओडोमीटर, तो इसमें डी आता है और दूरी का क्या होता है? डिस्टेंस। तो दोनों डी डी हैं इसमें। तो हम अगर कंफ्यूजन हो तो इससे याद रख सकते हैं कि ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी को। और चाल स्पीड कहते हैं, तो स्पीडोमीटर जो होता है वो तो इसके नाम से ही बना हुआ है। स्पीडोमीटर हो जाएगा जो स्पीड को नापेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश केबल के कारण रुक जाता है। तो जैसे अगर हम कार चला रहे हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो वो किसकी वजह से जो रुक जाता है ये हमें बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, केंद्राभिमुखी की वजह से, घर्षण की वजह से या केंद्रा परासक की वजह से। तो ब्रेक लगाने पर एक कार जो है हमेशा वो घर्षण बल, फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं, फ्रिक्शन के कारण हमेशा रुक जाती है। तो संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य हमेशा एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, मतलब उसे गति करने से रोकता है। तो उसी को बोला जाता है घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स। और घर्षण बल की जो दिशा होती है वो सदैव वस्तु की गति की विपरीत होती है, क्योंकि वो रोकेगा। अगर हमारी वस्तु इस टाइप से चल रही है तो घर्षण की गति, वो जो दिशा होगी घर्षण की, वो उसकी हमेशा अपोजिट होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो हमें डिग्री सेल्सियस में तो दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, क्या होगा? तो डायरेक्ट जीरो का तो हमें पता होता है, लेकिन हम इसे फॉर्मूले से करेंगे। अगर कोई और आ जाएगा यहाँ पे जीरो की जगह डिजिट, तो उसे कैसे निकाल सकते हैं? तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, F-32 अपॉन 180 इक्वल्स टू C-0 अपॉन 100। ये हमारा होता है। तो पूरा कितना आ जाएगा हमारा आंसर? सी की जगह रखेंगे जो हमें है, या फिर इसको, ये तो पूरा फॉर्मूला होता है जो एकदम डेराइव करके आता है। अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ 0 से 0 कट करेंगे, ये 9 और ये 5। तो शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से याद रख सकते हैं, F-32 अपॉन 9 इक्वल्स टू C अपॉन 5। F अगर पूछ चाहे तो हम C की वैल्यू रख के F निकाल लेंगे, अगर F दे रखा है C की वैल्यू पूछी है तो उस टाइप से निकाल लेंगे। अब हमसे यहाँ C की वैल्यू दी है 0, तो F-32 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0 अपॉन 5। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 9 की 0 में करेंगे तो वो भी 0। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो हमेशा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में मीन्स जो टाइम है वो कितना है? यूनिट टाइम है, 1 है। और जो दोलनों की संख्या होगी, अगर दोलनों की संख्या अपॉन यूनिट टाइम में है, 1 इकाई समय में है, तो वो किसकी संख्या होती है? हमेशा आवृत्ति। तो उसे कहेंगे ध्वनि तरंग की आवृत्ति, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फ्रिक्वेंसी। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग हमेशा कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। और अगर जल में पूछ लिया जाए, जल में होगा 2.25, इंटू में 10⁸ तो रहेगा ही, बस हमें वैल्यू चेंज कर देनी है। तो 2.25 हो जाएगा हमारा जल में। और कभी कभी कांच में पूछ लिया जाता है, कांच के लिए होता है ऑप्शन बी, 2 × 10⁸ 10 मीटर पर सेकेंड। आवर्धक शीशा मीन्स मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे बड़ा करके देखा जाता है किसी छोटी चीज़ को। तो आवर्धक शीशा जो होता है उसमें कौन सा होता है ये बताना है। लेंस उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण?
अवतल दर्पण। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें क्या यूज़ होता है हमेशा? उत्तल लेंस। और इसे मैग्नीफाइंग ग्लास को सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें उत्तल लेंस क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसी वजह से मैग्नीफाइंग लेंस में उत्तल का इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है वो क्या होती है? बैटरी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि मोटर के द्वारा क्या होता है? मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और डायनामो क्या करती है? इसकी मोटर की हमेशा उल्टी होगी, डायनामो या जनरेटर दोनों एक ही बात है। तो वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, जबकि बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। तो विद्युत चालकता में हमें पता है या तो ये सुचालक दिए होंगे, मीन्स कंडक्टर दिए होंगे, या फिर हमें इन कुचालक दिए होंगे। तो इन दोनों में से हमें देखना होगा। तो कॉपर को अगर हम देखें तो ये तो कंडक्टर होता है, सुचालक हो गया। ग्रेफाइट भी, जबकि ग्रेफाइट अधातु होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत चालकता होती है, मतलब सुचालक होता है। तो ये भी कंडक्टर हो गया। मानव शरीर, इसमें भी ये भी सुचालक होता है विद्युत का। लेकिन जो रबड़ होती है, रबड़, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर मीन्स कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया। तो पूरे एक मंथ में उन्होंने कितनी ऊर्जा का यूज़ किया है? 320 इकाई का। यह ऊर्जा तो यही दी हुई है इकाई मीन्स यूनिट में, और यह ऊर्जा अब हमें जूल में पूछी है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट ऊर्जा, या फिर कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा, दोनों इक्वली होती है। यहाँ पर इकाई की जगह किलोवाट घंटा भी लिखा आ सकता था। तो एक यूनिट में कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतनी होती है। अब हमें 3.6 में 320 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो पॉइंट से हमारा 0 तो कट हो जाएगा। अब हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की नहीं है, लास्ट में हम देख लेंगे कि यहाँ पर कितना दे रखा है। 6 2 ज़ा 12। तो यूनिट डिजिट से हमें पता चल जाएगा कि 2 किस में आ रही है हमारी फर्स्ट वाले में। 1152 इंटू 10 की पावर 6 जो है जूल हो जाएगा आंसर। एक सामान्य ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो जो एक सामान्य ट्रांसफार्मर होता है वो किस पर कार्य करता है? सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट पर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। इसकी जो क्षमता है वो 1400 मेगावाट है, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में जो परिवर्तित करता है वो होता है माइक्रोफोन। नेक्स्ट है, मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है? तो मिश्रण जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है? वो होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है, मीन्स समांगी भी होता है, विषमांगी भी होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी दोनों। शुद्ध पदार्थ तो कभी मिक्सचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो शुद्ध होगा तो वो मिक्सचर नहीं होगा। अब जैसे समांगी में कौन से आ जाएंगे हमारे? नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये सब जो मिल जाते हैं, जिसमें हमें पता नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ पर है, फिर नमक कहाँ पर है। और विषमांगी मिश्रण जो अलग अलग दिखाई देते रहते हैं, जैसे तेल और जल का मिश्रण, क्योंकि तेल और पानी कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो पाते, वो अलग ही तैरता रहता है। ऐसे ही मिट्टी और रेत का मिश्रण, तो ये हो जाएंगे विषमांगी। नेक्स्ट है, डैश पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब यहाँ पर दो छोटे कण आते हैं, एक तो आता है परमाणु, एक आता है अणु। अब जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, वो कौन सा होगा? अणु। और वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो कौन सा होगा? परमाणु। तो यहाँ पूछा गया है स्वतंत्र अस्तित्व है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, अणु। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व तत्व का नाम बताइए। तो डायरेक्ट काउंट कर लेंगे हम। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। 19 जो है किसका परमाणु क्रमांक होता है? पोटेशियम का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, पोटेशियम। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, इसका होता है 12। सोडियम को लिखते हैं Na से, इसका कितना होगा? 11। और ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? ये तीनों ही जो हैं हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं।
नेक्स्ट है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको क्या बोला जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर पावर। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो मिश्रण है वो एसिडिक अम्लीय है या न्यूट्रल उदासीन है या फिर बेसिक है। तो 3 टाइप का होगा, एक तो हमारा एसिडिक, एक न्यूट्रियल और बेसिक। एसिडिक कौन सा होगा? जिसमें पीएच जो है हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर 6 तक। तो और न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा? उदासीन, जिसमें 7 होगी। और बेसिक हमारी हो जाएगी 8 से लेकर 14 तक। अब जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? जिसकी 0 होगी। ऐसे ही सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? जिसकी 14 होगी। तो इसमें पूछा गया है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का मान कौन सा होगा? तो 0 ऑप्शन में है तो हम 0 लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगर 0 नहीं होता तो हम लगाते इसको 1 को। 14 हो जाएगा बेसिक और 7 हो जाएगा हमारा न्यूट्रियल, जो कि जल का होता है। जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है हमारा? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस टाइप से परिवर्तित होता है? जो मेटेलिक करैक्टर होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एस ब्लॉक होता है, तो यहाँ सारी जो होती है मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं। जब हम इधर चले जाते हैं तो पी ब्लॉक में हमारा क्या मिलता है? धातुएं मिलती हैं। तो मीन्स जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये धात्विक गुण जो है ये कम होता चला जाता है। यहाँ मेटल से नॉन मेटल की साइड जा रहे हैं। तो अब हमें पहले आवर्त में देखते हैं। जो हमारे इस टाइप से होंगे रोज जो होती हैं वो आवर्त होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं वर्ग। तो आवर्त में दे रखा है बाएं से दाएं तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो अगर हमें एक का भी पता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कभी बढ़ेगा ही नहीं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ये भी गलत। आवर्त में बाएं से दाएं तथा समूह में ऊपर नीचे जाने पर घटता है। तो अगर हमारा कोई भी चीज़ लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ रही है या घट रही है तो हमेशा कॉलम की अपोजिट हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? आवर्त में जाने पर घट रहा है, तो कॉलम में मतलब वर्ग में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सी भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि बाएं से दाएं जाने पर तो घटता है लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण हैं। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन Cl, F, Br और ब्रोमीन तो इसमें दिया नहीं है, आयोडीन। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये किस चीज़ के उदाहरण होते हैं? हैलोजन्स के। इनका जो पूरा ग्रुप होता है उसको हैलोजन बोला जाता है। ये आवर्त सारणी के 17th समूह के तत्व जो है हैलोजन तत्व कहलाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा होता है? NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसके साथ अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम NaSCO3 के HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? एक तो NaCl सोडियम क्लोराइड, एक CO2 गैस और एक वाटर। तो कौन सी गैस निकलती है? तो हमें कौन सी गैस निकलेगी इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित नहीं होते हैं? तो ये जरूर पूछा जाता है, ऐसे कंपोजिशन वाला, चाहे पीतल का पूछ सकते हैं, किसी ब्रॉन्ज का पूछ लेते हैं। इसमें पूछा गया जंगरोधी इस्पात मीन्स स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? एक तो इसमें कार्बन होता है और निकेल होता है, क्रोमियम होता है, लोहा होता है, लेकिन इसमें टंगस्टन का यूज़ नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कोयला तथा पेट्रोलियम के दहन के परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो जब भी कोयला और पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो उनका परिणाम मतलब कौन सी गैस निकलती है उस टाइम पे? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का सह उत्पाद है? तो जब साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है तो साबुन के साथ दूसरा उत्पाद जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? ग्लिसरीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है इन सब में से? तो वो कहा जाता है एंटोनी लैवोजियर को। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वनस्पति विज्ञान के भी पूछ लेते हैं। वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्ट और जीव विज्ञान के अरस्तु। जीव विज्ञान के हैं अरस्तु और आधुनिक रसायन शास्त्र के एंटोनी लैवोजियर, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्ट।
रक्त और हड्डियाँ, ब्लड और बोन्स जो होती हैं वो किस टाइप के टिश्यूज़ का उदाहरण है? संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये तो होता है हमेशा एपिथेलियल स्किन में, या तंत्रिका टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू। तो हमारी जो रक्त और हड्डियाँ होती हैं वो हमेशा कौन से होती हैं? संयोजित ऊतक का कार्य करती हैं। तो ये कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो एक तो हमारा ब्लड आ जाएगा और दूसरा हड्डियाँ, बोन्स आ जाएंगी। स्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जो स्थायी ऊतक होते हैं वो उन्हें किन में डिवाइड किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक, यही जो थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभोज्यातक। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा है ये इसी के टाइप होते हैं, इस वजह से इन्हें टिक नहीं किया गया है। ये पहले पूछा गया है स्थायी ऊतक को किस में डिवाइड किया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक के, और मेरिस्टेमेटिक के अंदर आएंगे ये स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जो डेवलपमेंट है, जैव विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने अपने जैव विकास की जो व्याख्या थी अपनी पुस्तक, अंग्रेजी में इन्होंने लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पूछी जाती है किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनालिडा वर्ग को क्या कहते हैं? रिंगवॉर्म्स, सैंडवॉर्म्स, इनके रूप में भी जाना जाता है। ये काफ़ी बड़ा फाइलम होता है जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। इसमें रिंगवॉर्म, कैचुए, जोंक ये सब शामिल होते हैं। और इसमें जलीय भी होते हैं जंतु और स्थलीय भी होते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा इनसे संबंधित नहीं है? कैचुआ भी है, जोंक भी है, नेरिस भी है, लेकिन एस्केरिक्स जो है वो एनालिडा से संबंधित नहीं है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र, इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम की जांच करेंगे, मीन्स वो अंदर की चीज़ है ना, तभी तो पता करेंगे। तो अंदर जब शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंडोस्कोप। और ऑसिलोस्कोप किसके लिए यूज़ किया जाता है? विभवांतर के सापेक्ष जो ग्राफ बनाया जाता है उसके लिए। तो वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाए जाने में ऑसिलोस्कोप का यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, ये पता ही है, जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए। और रेडियोग्राफ यूज़ किया जाता है एक्सरे के लिए। नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ये जो संवहनी तंत्र है ये पूछा है कि यह शरीर के वजन के लगभग 7-8% में होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा, रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ब्लड को जो है ये भी पूछ सकते हैं, रिवर ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? रक्त को। मानव हृदय का जो आकार है वो बंद मुट्ठी, फीस्ट इंग्लिश में बोलेंगे, मुट्ठी की तरह होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, उनमें बहता है। तो ये जो है संवहनी तंत्र में नहीं बहता, ये किस में बहता है? धमनियों में। तो इसीलिए ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। डैश मानव में अमोनिया जो कि जहरीला है को यूरिया में बदलता है। तो अमोनिया NH3 को, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। तो ये जो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर, मीन्स हमारा यकृत, जिसे जिगर भी बोल सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। तो किस भाग द्वारा मस्तिष्क से सोचने का काम होता है? तो वो होता है अग्र मस्तिष्क, जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है मस्तिष्क का, उसका सोचने का काम होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन है। आपातकाल की स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन, ऑप्शन बी। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जो शुक्रवाहिका होती है वो मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर जिस मार्ग का निर्माण करती है उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। रेटिनॉल मुख्य रूप नेक्स्ट है रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल हमें बताना है कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये है विटामिन ए का, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग।
और विटामिन बी में भी कई सारे हैं, लेकिन मेन जो अगर बी लिखा होता है तो हमें वहाँ पर B1 का आंसर देना होता है, उसका होता है थायमीन, जिससे बैरी बैरी रोग होता है। विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल, जिससे सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरोल, जिससे नपुंसकता होती है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उससे वो किसका लक्षण होता है? गठिया का, जिसे गठिया रोग कहते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक रोग जिसे बोला जाता है, और वैसे हम नॉर्मली बोलते हैं टीबी। तो टीबी में कौन सा वैक्सीन यूज़ की जाती है? तो इसमें की जाती है BCG का टीका इसमें लगाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमाइट यूरिन। बैसिलस कैलमाइट यूरिन इसका टीका लगाया जाता है। DPT का टीका लगाया जाता है डिप्टीरिया में। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक जो होती हैं ये होती हैं फफूंद व फफूंद जैसी जीवों से तैयार की जाने वाली दवाइयाँ। डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो जो उभयचर हैं पादप जगत के वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु अपने लैंगिक जनन के लिए ये वाटर पर निर्भर करते हैं, इसी वजह से इन्हें उभयचर कहा जाता है। डैश पौधे के बीज के एक भंडार खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा है जो पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा बीज पत्र। बीज पत्र पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कुछ पौधों के बीज के अंकुरण होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते के रूप का धारण करता है। पहला जो पत्ता होता है वो बीज पत्र से ही बनता है। नेक्स्ट है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। तो पौधे में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसके कारण जो उसका स्टेम होता है वो सूरज की रोशनी की साइड झुक जाता है? वो है ऑक्सीन। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कवक है जिसे कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा हर्जियायम, ऑप्शन ए। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का क्या तात्पर्य है? बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग हो जाएगा औद्योगिक क्रियाओं में सजीवों का यूज करना होगा बायोटेक्नोलॉजी। लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर को किसके लिए जाना जाता है? रेबीज का टीका तथा दूध का पाश्चुरीकरण, इन दोनों की खोज जो है लुई पाश्चर ने की थी। जबकि चेचक का टीका जो है वो किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और पोलियो की जो वैक्सीन की खोज की थी जॉन ई साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जब भी खारे पानी का पूछा जाएगा हमसे, ये देखिए अब हमें इंग्लिश में भी पता होने चाहिए क्योंकि ये हिंदी में भी जो दिए गए हैं इनका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं दिया गया है, इंग्लिश को ही लिखा गया है। तो कौन से होंगे? हेलोफाइटा। अगर इसको बिल्कुल हिंदी में लिखा जाता है ना लवण मृदोबित, तो हमें ईजिली पता चल जाता है। तो जो ज़्यादा ही ईजी वर्ड होते हैं तो उन्हें इंग्लिश में लिख दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है, इसी वजह से हमें कुछ वर्ड्स की इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पता होनी चाहिए। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे होते हैं हेलोफाइटा। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्ष की आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का यूज़ किया जाता है? तो पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए पेड़ के छल्लों की संख्या, मीन्स छल्ले कह सकते हैं, या उनके वलय जो होते हैं रिंग्स, उनकी छल्लों की संख्या की गणना करके पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम किसको कहा जाता है? आलू को। और इसका ये भी पूछ लेते हैं कि आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। और जो टमाटर का होता है रासायनिक नाम या वनस्पति वैज्ञानिक नाम, तो वो क्या होता है? लाइकोपर्जिम। ये हो जाएगा लाइकोपर्जिम। और प्याज का होगा एलियम सेपा, और कद्दू का होगा कुकुरबिटा। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? मीन्स जो सूखे आवास में रहते हैं उनको कहा जाता है ज़ीरोफाइट, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। जैसे कैक्टस है तो वो ज़ीरोफाइट में आता है, जहाँ भी पानी की कमी होगी
तो वो पौधे कहलाएंगे ज़ीरोफाइट। डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। तो हमारे मुंह का जो आंतरिक स्तर होता है, या इसे बोल सकते हैं कूपिका, वो किससे बना हुआ होता है? सरल स्क्वेमस एपिथेलियम से। ये बहुत ही पतली और चपटी होती है और ये कोमल स्तर का निर्माण करती है। तो जो आहार नली और मुंह का स्तर है वो इसी से ढका हुआ होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज हमने ये 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।